Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। दो फैक्टर हम लोगों ने बात कर लिया था, एक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज नेक्स्ट फैक्टर बात करेंगे एंड द थर्ड फैक्टर इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है ये समझो। उससे पहले ये जरूरी है कि तुम ये समझो कि कैटलिस्ट है क्या और वो कैसे काम करता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच अल्टर्स रेट ऑफ अ रिएक्शन। जब हम अल्टर्स कह रहे हैं तो अल्टर करने का मतलब सिर्फ इंक्रीज करना नहीं है। इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और किसी रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, सपोज करिए कि आप जो है वो किसी एक डिस्टेंस को आप ट्रेवल करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। किसी एक डिस्टेंस को तुम ट्रेवल करते हो, डिस्टेंस वही है, तुम यहाँ से यहाँ मान लो जा रहे हो, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तुम सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे और आप यूज कर रहे थे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझो, एक साइकिल। और यू टेक 20 मिनट्स फॉर दैट। आपको उसके लिए 20 मिनट लगता था समय, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। नाउ यू आर रिप्लेसिंग बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल को रिप्लेस कर रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं बाइसाइकिल के प्लेस पर एक कार। और अब आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं 5 मिनट्स में और 10 मिनट्स में मैक्सिमम। तो देखो, तुमको जिस पॉइंट तक रीच करना था तुम उसी पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन टाइम जो तुमको लगता था उस पॉइंट तक रीच करने में वो अब कम लगा पहले के कंपैरिजन में। तो हम कहेंगे कि ये कार जो था वो तुम्हारे स्पीड को, तुम्हारे रेट को इंक्रीज कर दिया। लेकिन खुद ऐसा नहीं है कि वो बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बीच में इन्वॉल्व हुआ। किसी समय तुम्हारे पास जब कार आया होगा तो कार खाली होगी, तुम उसमें बैठे होगे। अब जो कार का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया क्योंकि तुम उसमें इंक्लूड हो गए। लेकिन एट द एंड जब वो तुमको कार उतार देगा जहां तुमको पहुंचना है, तुम अपने उस पॉइंट तक रीच कर गए, उसके बाद कार फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पहले था, यानी इनिशियल पॉइंट पर था। और फिर से वो कार दूसरे किसी पैसेंजर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देगा, फिर वो खाली हो जाएगा। तो इन द सेम वे कैटलिस्ट भी रिएक्शन में खुद क्वालिटी और क्वांटिटी कहते हैं, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट का चेंज नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं, जैसे यहाँ एक कार अगर इस प्रोसेस में दिन भर लगे रहे तो वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर को यहाँ से यहाँ पहुंचाता रहेगा। ठीक वैसे ही कैटलिस्ट का एक मॉलिक्यूल भी बहुत सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, क्योंकि वो खुद उसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा, नेट उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन मान लो, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा, इसको अदरवाइज नहीं लो, सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझो कि तुम बाइसाइकिल से जाते थे और बाइसाइकिल जो है आपको यहाँ पर पहुंचाता था 20 मिनट्स में। अब आप कार के जगह पर, कार ने आपके स्पीड को बढ़ा दिया, कार जो है आपके स्पीड को इंक्रीज किया। ठीक है, अब तुम बाइसाइकिल को चेंज कर लो, बाइसाइकिल हटा लो और बाइसाइकिल के जगह पर तुम जो है एक बैसाखी मान लो। किसी को, तुम खुद को नहीं इमेजिन करो भाई, किसी और को ही इमेजिन करो कि अब उसको जो है बाइसाइकिल रिप्लेस कर दिया गया और जबरदस्ती उसके पैर में एक बैसाखी बांध दिया गया कि नहीं, आपको इसके थ्रू ही आगे बढ़ना है। इन दैट केस तुम्हारा जो खुद का अपना स्पीड था या बाइसाइकिल के साथ तुम्हारा स्पीड था, अब बाइसाइकिल रिप्लेस करके अगर आपको बैसाखी को लेते हुए उस 5 किलोमीटर को चलना है तो ये चांसेस है कि 30 मिनट्स के जगह पर अब आपको जो है 120 मिनट्स लगेगा।
डिस्टेंस अब उतना ही है, लेकिन आपका जो स्पीड है, तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारा स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये समझो कि अल्टर जब वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अल्टर मीन्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, और इसके बेसिस पर कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर जब करता है तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या रेट को डिक्रीज करता है। अगर वो रेट को इंक्रीज करता है तो हम लोग कैटलिस्ट को कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर वो रेट को डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल हम देंगे, लेकिन तुम पहले ये देखो कि तुम ये समझ गए हो कि हम लोग कैटलिस्ट कहते किसको है। एनी सब्सटेंस विच अल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन without participating, or you can say without undergoing any change, quality or quantity, and that's why a small amount of catalyst is enough to convert large number of reactant into product. And then I said कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, मतलब इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज रेट ऑफ अ रिएक्शन, और इसके बेसिस पर हम लोग कैटलिस्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट इज द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, and negative catalyst is the catalyst which decreases rate of reaction. तुम देखो कि पहले ये बात तुम समझ गए हो, फिर बात करेंगे कि कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है वो कैसे करता है। अब सवाल है कि अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बात कर रहे हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट बात कर रहे हैं तो वो रिएक्शन के रेट को कैसे अल्टर कर रहा है। देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए एक डेफिनेट मैकेनिज्म होता है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसको तुम ऐसे समझो, अभी मान लो तुम किसी रूम में बैठे हो और सपोज करो वो एक ग्राउंड फ्लोर का रूम है और आप इंटरेस्टेड है फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, लेकिन आपके ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप इस रूम में बैठे हुए हैं, देन अगेन यू हैव वन रूम एंड देन वन रूम, उसके बाद मान लो थोड़ा पैसेज है और उस पैसेज के बाद यहाँ जाकर के सीढ़ी लगा हुआ है, जो सीढ़ी यहाँ छत तक जाती है, और उसके बाद फिर तुम ऐसे चलते हुए यहाँ तक पहुँच पाओगे। मतलब आप यहाँ है, आपको यहाँ जाना है, बट दिस पाथ इज फॉरबिडन। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं चढ़ सकते, ये आपके पास ऑप्शन नहीं। आपको पहले एक रास्ता फॉलो करना होगा, यहाँ से यहाँ तक आप जाइए, फिर आप ये सीढ़ी से ऊपर चढ़िए एंड देन यू कम टू दिस प्लेस, तब आप यहाँ पर आएंगे। ये आपका एक रास्ता है। ठीक वैसे ही रिएक्टेंट को भी प्रोडक्ट बनाना जब होता है, नो मैटर वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अगर हम ये एनर्जी और ये टाइम ग्राफ बात करें, यानी ये रिएक्शन के प्रोग्रेस को हम दिखाएं या टाइम कह सकते हो, अगर हम टाइम इंटरवल को इधर ले और इस तरफ एनर्जी ले और ये कहें कि ये मान लो रिएक्टेंट का अपना एनर्जी था और यहाँ आकर के जो है वो प्रोडक्ट है, जबकि तुम ध्यान से देखो, ये एक्चुअली हम ये जो ग्राफ बना रहे दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को देखो हम थोड़ा नीचे दिखाएं, ये तुमको दिख रहा है कि प्रोडक्ट नीचे लेवल पे है, रिएक्टेंट का एनर्जी कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिखाए। और जब हम लोग कहते हैं कि हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन प्रोडक्ट, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नो डाउट तुमको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 100 लेवल है, एक एग्जाम्पल केवल समझो कि अगर ये 100 जूल है और ये सपोज करो 50 जूल है, तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि 50 जूल एनर्जी यहाँ रिलीज होना चाहिए आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लेकिन हम कह रहे कि ये यहाँ से यहाँ अगर डायरेक्ट जाना होता तो हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तुरंत यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, बट दिस पाथ, ये जो डायरेक्ट जाने वाला पाथ है, दिस पाथ इज नॉट अलाउड, दिस इज फॉरबिडन। ठीक वैसे ही जैसे हम बोले कि यहाँ से यहाँ जाना अलाउड नहीं है, आपको एक रास्ता, एक मैकेनिज्म, एक स्टेप जो होता है वही फॉलो करना है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तुमको ये समझ में आ रहा है कि तुमको इस हिल को जो है वो इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना है, यहाँ तक आपके पास एनर्जी इतना होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग,
ये इसको इसीलिए हिल कह रहे क्योंकि ये पिक पर है। देखो तो ये एनर्जी, जैसे मान लो कि कोई इस पार में है और उसको एक पहाड़ चढ़ के दूसरे तरफ जाना है, भले दूसरे तरफ जहां उसको जाना है वो डाउन में है, वो इंक्लाइंड है। अगर यहाँ से एक इंक्लाइंड होता स्लाइडिंग तो वो तुरंत बैठ करके बिना एनर्जी दिए वो स्लाइड होकर के नीचे चले जाता। लेकिन मान लो यहाँ एक नदी बहती है, बहुत गहरी नदी बहती है, और यहाँ तक जाने का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इस पहाड़ पर ही चढ़ना होगा। तो ये भी तुम समझ पा रहे हो कि ये पहाड़ पर वही चढ़ पाएगा जिसके पास इतना एनर्जी होगा। अदरवाइज ऊपर चढ़ के फिर उसको वापस ही आना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट तक तो नहीं पहुंच पाएगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये जो पिक होता है, हिल ऑफ एनर्जी का जो पिक पॉइंट होता है, इस यानी ये टोटल एनर्जी, ये नीचे से लेकर के ये टोटल एनर्जी जो है, हम लोग इस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। टर्म को याद रखो। डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, मिनिमम पिक एनर्जी विच एवरी रिएक्टेंट हैज टू सरपास और ओवरकम। हर एक रिएक्टेंट को उतना एनर्जी ओवरकम करना ही है, क्रॉस करना ही है, इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट तक जाना है तो इस बैरियर को ओवरकम करके ही आप यहां तक पहुंचेंगे। चीजें तुमको अच्छे से समझ में आए उसके लिए तुम मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू यहां हम कह रहे हैं टोटल 500 जूल। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको तुम समझो। तब तुम ये भी समझ गए कि 100 जूल रिएक्टेंट के पास खुद है। मान लो किसी आदमी को आपको पहाड़ चढ़ा के दूसरे तरफ भेजना है, उसके पास 100 जूल का एनर्जी है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पे, चोटी पे चढ़ने के लिए 500 जूल एनर्जी चाहिए। तो क्या करोगे? ग्लूकोज पिलाओगे बाहर से और 400 जूल का कि भाई इतना एनर्जी आप लीजिए, बिना इसके तो आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, पहले ग्लूकोज पी के खुद को फिट करिए एंड देन यू गो अप। तो वैसे ही रिएक्टेंट को भी बाहर से एनर्जी देना होगा, कम से कम इतना एनर्जी देना होगा। इससे ज्यादा दे दिए तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन कम से कम इतना एनर्जी आपको बाहर से देना होगा in order to overcome this threshold energy, or you can say in order to reach to the product, in order to give product। ये जो डिफरेंस है, 100 अपना था, टोटल 500 है, तो समझ पा रहे हो कि डिफरेंस जो है वो इतने का है, ये बाहर से देना पड़ रहा है। इसी एनर्जी को जो कि बाहर से आपको सप्लाई करना पड़ेगा, इस एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। चीजों को बड़ी आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस एनर्जी को हम लोग कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईए से, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक वाला जो पाथ बनाया है, ये उसी के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज द पाथ, दिस इज द हिल व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव आप कुछ भी कैटलिस्ट नहीं दे रहे, तो ये आपको जर्नी है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज पाथ इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ गए, आगे क्या? देखो अब जैसा मैंने कहा था कि यहां से यहां ऊपर पहुंचने का रास्ता नहीं था, और हमको जो है अपने जिस रूम में हम बैठे हैं जस्ट उसके ऊपर ही वाले रूम में जाना है, लेकिन इतना लंबा रास्ता हमको ट्रेवल करना पड़ा। अब मान लो यहाँ एक होल हो जाता, यहाँ एक होल हो जाता, एक अल्टरनेटिव हमको मिल जाता, या फिर एक जो है हम बाहर से एक लोहा का यहाँ से सीढ़ी लगाते और फिर हम यहाँ पहुंच जाते। तो तुम देख पा रहे हो इन बोथ द केसेस पाथ पहले से छोटा हो गया। अगर होल होता तो भी हम यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं, एक मान लो यहाँ आयरन वाली यहाँ सीढ़ी लग जाती तो भी हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं और हमको ये लंबा रास्ता ट्रेवल नहीं करना पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे हम कह रहे हैं कि ये नदी भले बहुत गहरी होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जगह लेकर के हमको जो है वो यहाँ पर एक नाव लग जाता, तो हमको ये लंबा पहाड़ जो है वो चढ़ना नहीं पड़ता, मेरा समय बचता। यही नाव वाला काम जो है वो कौन करता है? वो करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट
तुम्हारे रिएक्शन के मैकेनिज्म को ही बदल देता है। जो पाथ रिएक्टेंट फॉलो करता है, मैकेनिज्म चेंज हो गया तो वो पाथ भी चेंज हो गया, उस पाथ को वो चेंज कर देता है। अब सवाल है चेंज कैसे कर देता है, तो जवाब है चेंज करके थोड़ा उसको छोटा बना देता है स्टेप्स को। तो ये अब भी रिएक्टेंट का अपना इंटरनल एनर्जी है, लेकिन देखो अब जो एनर्जी उसको चाहिए था टोटल, वो इतना ही चाहिए था, जिसमें से इतना आपके पास है। मान लो ये 200 का पिक था एक एग्जांपल के लिए, तो अब बाहर से तो आपको केवल कितना एनर्जी देना है, ये 100 अपना है, बाहर से आप और 100 जूल ही दे पाएंगे। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। पहले आपको यहां तक पहुंचना था तो एक्टिवेशन एनर्जी वाज दिस, नाउ यू हैव टू ओवरकम ओनली दिस लिमिट, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस। मान लो जैसे इस एग्जांपल में तुम समझ रहे हो कि अगर ये 200 टोटल होगा, 100 अपना है, तो बाहर से जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा वो अब केवल चाहिए होगा कितना, 100 जूल। बस इससे काम चल जाएगा। इसको कह रहे हैं EA डैश। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कोर्स, बट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। आप जब इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं तब के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। तुम खुद ही देख करके ये समझ पा रहे हो कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है, EA ज्यादा है या EA डैश ज्यादा है। अच्छे से तुमको समझ में आ रहा कि EA डैश छोटा है, यानी कम एनर्जी आपको देना होगा जब आप कैटलिस्ट यूज कर ले रहे हैं, बिकॉज पाथ चेंज्ड। ये था पहले इतना लंबा पाथ आपको जाना पड़ रहा था, इस ऊंचाई पे चढ़ना पड़ रहा था, अब केवल इतने से काम चल जाएगा। सो दिस ब्लू वन इज पाथ इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अब तुम ये भी समझ गए होगे कि अगर हम पॉजिटिव के जगह नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे तो रिएक्शन का रेट इसलिए स्लो हो जाता होगा कि जरूर वो और लेंदी पार्ट देता होगा कि किसी कारण बस ये नदी तो गहरी है ही, और ये जो पहाड़ वाला रास्ता था यहाँ भी कुछ इश्यू आ जाए और हमको और घूम करके जाना पड़े, स्टेप्स रिएक्शन का और बढ़ जाए, मैकेनिज्म जो है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो हमको बाहर से और ज्यादा एनर्जी देना होगा। अब एनर्जी जितना ज्यादा देना होगा, नो डाउट टाइम उतना ज्यादा लगेगा। हम लोग यही कहते हैं एनर्जी अगर आपको ज्यादा देना है, सप्लाई करना है, तो टाइम भी आपको ज्यादा देना होगा, वेट करना होगा उतने एनर्जी तक। और अगर टाइम ज्यादा लगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं तब के लिए व्हेन यू आर यूजिंग अ नेगेटिव कैटलिस्ट। लेकिन अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हैं, ये कौन सा एनर्जी है जो बाहर से देना पड़ रहा था, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हम कह रहे हैं। और इफ यू आर यूजिंग अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो तुम्हारे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसके वजह से टाइम जो है वो कम लगेगा, क्योंकि आपको कम एनर्जी देना। पहले आपको 600 या सपोज 500, इस एग्जांपल में 400 बाहर से देना पड़ रहा था, 100 अपना था, 500 तक रीच करना है, तो पहले जो EA का वैल्यू था दैट वाज 400। तो अगर 400 पहले देना पड़ रहा था, तो अब बाद में देखो ये ब्लू वाला 100 ही देने से काम चल जाएगा, तो 100 तो आप जल्दी दे पाएंगे, यानी टाइम आपको कम लगेगा, एनर्जी कम हो गया तो। और टाइम अगर कम लगा इसका मतलब है रिएक्शन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब चीजों को एक बार मैं फिर से सम अप कर दे रही हूं, मेरी बात ध्यान से समझो। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है। अल्टर मीन्स इट में इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इट में डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जो एक एग्जाम्पल हम इसका देंगे, याद करो बताया था कि H2O2 के डिकम्पोजिशन को MnO2 जो है वो स्पीड अप कर देता है। ठीक है, H2O2 जो डिकम्पोज होता है उसके डिकम्पोजिशन को MnO2 जो है वो स्पीड अप कर देता है। अगर MnO2 डाल दोगे तो ये जो डिकम्पोजिशन रेट है ये जल्दी जल्दी होने लग जाएगा, फास्टर स्पीड में होने लग जाएगा। सो दिस इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, जितने समय में होता था वो और जल्दी होने लग गया। और रस्टिंग जब होता है, रस्टिंग हम लोग ये भी कहते हैं कि जैसे पॉल्यूशन अगर बढ़ जाए तो रस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगा, यानी पॉल्यूशन जो है या एसिड कहो, एसिड अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए
तो हम लोग कहेंगे रस्टिंग का रेट बढ़ जाता है, यानी एसिड जो है वो वहां पर काम कर रहा है किसके जैसा, पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसा। लेकिन जब हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, या इसीलिए कहते हैं कि अगर हम लोग एल्कली ऊपर से कोटिंग कर दे तो एल्कली जो है ये बिहेव करेगा निगेटिव कैटलिस्ट के जैसा, यानी स्पीड कम कर देगा किस चीज का, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। तो जो रिएक्शन का रेट बढ़ा दे पहले के कंपैरिजन में, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो घटा दे वो निगेटिव कैटलिस्ट। और फिर मैंने बताया कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट या निगेटिव कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट काम कैसे करता है, वो रिएक्शन के रेट को अल्टर कैसे करता है। तो आई सेड कि इट प्रोवाइड्स अ न्यू मैकेनिज्म। 2 पॉइंट को ध्यान रखोगे, एक तो वो मैकेनिज्म बदलता है, मतलब पाथ आपका चेंज कर रहा है, और पाथ जैसे ही चेंज करेगा तो उससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी विल चेंज, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में पाथ विल बिकम शॉर्टर पहले से, एंड दैट्स व्हाई लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और समय कम लगा तो रिएक्शन का रेट फास्टर हो गया। निगेटिव कैटलिस्ट में जो पाथ है आपका वो पहले से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड इट विल नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, और इसीलिए रेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन का कम हो जाएगा। तुम देखो कि तुम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट अच्छे से समझ पाए हो कि नहीं। अगर समझ पाए हो तो हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो फैक्टर है उस पर चलेंगे। एक चीज और जो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन को तो स्पीड अप करेगा। व्हेन आई से कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट, जब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते इसका मतलब है पॉजिटिव कैटलिस्ट बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर रहा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब जहां तुमको रीच करना है, जैसा मैंने कहा कार के केस में, सपोज आपको 5 किलोमीटर पे कोई एक पिलर है, वहां पहुंचना था, तो उस पिलर तक ही वो आपको पहुंचा रहा है। उस ऐसा नहीं है कि पिलर जो है वो 5 किलोमीटर से खिसक करके 1 किलोमीटर पे आ गया, नहीं, इट्स स्टिल एट 5 किलोमीटर, लेकिन कार जो है वो आपको जल्दी पहुंचा दे रहा है। तो ठीक वैसे ही एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अल्टर नहीं करता, इक्विलिब्रियम पॉइंट को जल्दी लाता है। और जैसे तुम 5 किलोमीटर गए और कार से तुम जल्दी पहुंच गए, तो फिर वापस भी तो अगर तुम कार यूज करोगे तो 10 मिनट में ही आ पाओगे। साइकिल यूज करते तो तुम जैसे तुमको 30 मिनट्स लग रहा था या 20 मिनट्स लग रहा था, तो वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो इन द सेम वे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन बात कर रहे हैं तो कैटलिस्ट आपको फॉरवर्ड भी जल्दी, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी जल्दी ले जाएगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी। अगर आप ऐसे देखो, कैटलिस्ट यूज करके अगर हम प्रोडक्ट तक जल्दी पहुंच जा रहे हैं तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी तो जल्दी आ जाएंगे। अगर हम ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जल्दी पहुंच जा रहे हैं, ऊपर चढ़ जा रहे हैं, तो नीचे भी तो जल्दी आ जाएंगे, हमको इतना नहीं घूमना पड़ेगा वापस आने के लिए। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रेट वो स्पीड अप कर देता है सेम एक्सटेंट से, और इसीलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट को वो अल्टर बिल्कुल भी नहीं करता। कैटलिस्ट में अगर तुम इतना समझ गए हो तो तुम्हारे 12th के लिए और एंट्रेंस के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो, जब नेचर ऑफ रिएक्टेंट बात करते हैं ना, तो ये एक थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जब आप समझते हैं तो नेचर कहने का मतलब क्या क्या आपको समझना है, जरा वो समझो कि रिएक्टेंट का नेचर मतलब किस किस प्रोस्पेक्टिव से हमको रिएक्टेंट का नेचर देखना है, यहाँ पर समझना है। सबसे पहला तो आपको नेचर का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर से है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब फिर से ये कि आपका रिएक्टेंट एक सिंपल रिएक्टेंट है, आते हैं इस पर एक एक करके, या एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है। सिंपल ही रिएक्टेंट अगर है या कॉम्प्लेक्स ही है, तो फिर आपके रिएक्टेंट का बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड स्ट्रांग है या बॉन्ड वीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है, जब बॉन्ड पर हम लोग आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक और बात करते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है वो पहले से लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, यानी स्टेबिलिटी ऑल्सो मैटर्स, कि अगर स्टेबल है तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा, स्टेबल नहीं है तो वो जल्दी बढ़ना चाहेगा, यानी रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, लेस स्टेबल है तो। दूसरा जो नेचर कहने का मतलब होता है वो एक मतलब ये भी होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट बदलना मतलब भी नेचर बदल गया। जैसे हम आइस लेकर के रिएक्शन करवा रहे हैं, कि हम वाटर लेकर के रिएक्शन करवा रहे हैं, कि हम वाटर वेपर लेकर के रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्टेंट तो वही H2O ही है, केमिकल नेचर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिजिकल स्टेट तो चेंज हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। एक जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के लिए। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब हो जाएगा, आप बात कर रहे हैं सॉलिड के लिए, या आप बात कर रहे हैं लिक्विड के लिए, या आप बात कर रहे हैं गैस के लिए, किस स्टेट में आपका रिएक्टेंट है उसके हिसाब से रेट जो है वो आपका स्लो या फास्टर स्पीड से रिएक्शन को आगे जाना है। तो अब एक एक करके यहाँ से बात शुरू करेंगे। सबसे पहले सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब समझो, कि जब हम लोग स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट देख रहे हैं तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या। देखो, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन को, जिसमें KMnO4 एसिडिक मीडियम में हम यूज कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 ये टूटा होगा K प्लस MnO4 माइनस में, क्योंकि आप सोल्यूशन में लिए हैं, और आप एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 ले रहे हैं। ये पर मैग्नेट आयन कहलाता है, जो एसिडिक मीडियम में खुद रिड्यूस होकर के Mn2 प्लस बनाता है। रिड्यूस होकर मतलब यहाँ पर मैग्नीज +7 पे है, और ये रिड्यूस होगा +2 स्टेट पे जाएगा, तो जाहिर है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी किसी रिड्यूसिंग, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। अब हम दो बार रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट हम वैरी करवा रहे हैं। मान लो पहली बार हम किसी फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन को ले रहे हैं, मान लो फेरस सल्फेट, और हम उसमें KMnO4 और H2SO4 डाल करके चेंजेस देखते हैं, तो देखोगे कि फेरस जो था वो चेंज हो गया फेरिक में, क्योंकि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, +7 से खुद रिड्यूस होके +2 में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फेरस जो है वो देगा। देख पा रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया और चेंज हो गया फेरिक में, ये D6 था, और जैसे ही Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यू विल फाइंड D5, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया। मान लो इस केस के लिए रिएक्शन का रेट वाज R1, फिर हम सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, एंड दिस टाइम जो रिएक्टेंट था मेरा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो मेरा था, वो था मेरा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एसिड है वो टूटा होगा, सॉल्यूशन में वो H+ और ऑक्सलेट आयन के फॉर्म में होगा। ऑक्सलेट आयन मतलब ये जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तुम देखो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन जब हटा दोगे, ये दो इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो बचेगा C2O4 विच इज डाइमर ऑफ CO2, तो तुमको समझ में आ रहा है कि 2 CO2 बनेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस दोनों जगह पर सेम ही हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, लेकिन देखो कि रिएक्टेंट का केमिकल नेचर अगर चेंज हो गया तो रेट पर क्या असर आ जाएगा वो देखो। ये मान लो रेट हो गया R2। अब ये जब ऑक्सलेट के लिए हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर समझो तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि नेचर बार बार यहाँ पर क्यों स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, दूसरे कार्बन के साथ भी 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है 2 ऑक्सीजन पर, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट। जबकि जब आप CO2 बात करते हैं तो CO2 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से तुम देखो कि यहाँ और यहाँ में क्या चेंजेस है। अगर हम 2 मोल CO2 भी बनाते हैं, मतलब ऐसा, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर क्या चेंजेस है, तो जो तुमको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है वो ये कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ठीक है, ये जैसे ही ऑक्सीजन लूज करेगा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ऑक्टेट पूरा करना है,
प्रोडक्ट देख के समझ में आ रहा कि यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, यानी प्रोडक्ट बनने के पहले ये बॉन्ड तो टूटना पड़ा होगा, तभी तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में एक और बॉन्ड बना होगा। तो यहां पर बॉन्ड टूटा, उसके बाद बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन तो जो लूज होना था वो तो हुआ ही, उसके अलावा ये दो काम हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन यहां पर क्या हुआ, Fe2+ इज मोनो एटॉमिक डाइवलेंट आयन, ये ऑलरेडी Fe2+ के फॉर्म में ही है, कोई बॉन्ड वॉन्ड टूटना नहीं, सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन लूज बर करना था। तो खुद ही समझते हो जहां पर काम ही कम होना है, सिर्फ लॉस होना इलेक्ट्रॉन का, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो बताओ जरा सा कि ये जल्दी हो जाएगा या ये नीचे वाला रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। हाँ, सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले में काम ही कम है। अब अगर हमको केवल सिंपली जो है प्लेन राइस बना देना है, और एक है नहीं, हमको राइस बनाना, उसके बाद हमको उससे बिरयानी बनाना है, तो जाहिर है प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा भाई। और अगर स्टेप्स लंबा हो जाएगा तो फिर रिएक्शन में समय तो लगेगा ही। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो लॉस होना ही है, साथ ही साथ बॉन्ड तोड़िए, फिर बॉन्ड बनाइए, सो इट विल टेक टाइम। इसीलिए R2 का वैल्यू जो है वो R1 के वैल्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट से होगा। तुम कह सकते हो कि वैसा रिएक्शन जो है वो फास्टर स्पीड से होता है जहां पर रिएक्टेंट का नेचर कैसा होता है, सिंपल, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिंपल रिएक्टेंट। सिंपल मतलब जहां बॉन्ड हो नहीं, और अगर हो भी तो भाई बहुत कम हो। जितना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टेंट होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होगा, उतना देर से रिएक्शन कंप्लीट होगा। Reaction involving simple reactants takes place with faster speed in comparison to reaction which involves complex reactant. अगर तुम ये समझ गए कि रिएक्टेंट का सिंपल होना रेट के लिए फेवरेबल है, यानी रेट रिएक्शन के रेट को वो इंक्रीज करता है, तो अब सेकेंड केस जो आपको देखना है स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, दैट इज बॉन्ड। बॉन्ड कहने का मतलब दो तरह से है, एक तो सिंगल डबल ट्रिपल जो तुम कहते हो वो, और एक जो है वो है वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर सिंगल ही बॉन्ड है तो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ब्रॉड सेंस में बात देखो तो बॉन्ड कहने का मतलब हम बॉन्ड के स्ट्रेंथ से ही बात कर रहे हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अब स्ट्रॉन्गर मतलब आप दो तरह से समझ सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा डबल से, डबल जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा सिंगल से। और हम लोग कहते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और हम लोग कहते हैं कि अगर सिग्मा ही है तुम्हारे पास, तो ये एक्सपेक्ट हो गया कि पाई जो है वो वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड मतलब क्या, जिसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यानी पाई सेंटर पे जब भी रिएक्शन होगा सिग्मा सेंटर के कंपैरिजन में उसको जल्दी हो जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास सिग्मा ही बॉन्ड है, मतलब अगर हम किसी पोलर मीडियम में ही रिएक्शन करवा रहे हैं और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वहां मान लो सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड में भी फिर से हम लोग कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड वीक है, वीक कैसे होगा बॉन्ड, तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करो, हम एक एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हैं, हम HI लिए हैं और एक दूसरा चीज हम HCl लिए हैं, और हम इस पर रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी बेस का। कोई बेस कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुम NH4OH ले लो, तुमको न्यूट्रलाइजेशन देखना है, तुमको मन है NaOH ले लो, तुम कुछ भी ले लो। मान लो हम कुछ भी एक लिख दे रहे हैं BOH, बी डजंट मीन्स बोरॉन हियर, ये मान लो कोई भी कटायन है, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इन जनरल हम बात करें कि कोई भी एक बेस होता लेकिन दोनों जगह पर कॉमन होता। ये टूटा प्लस माइनस में, ये भी टूटा माइनस प्लस में, ये भी टूटा प्लस माइनस में। चलो सबको समझ में आता है कि टीचर एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, Bi बनेगा यहाँ पर, यहाँ BCl बना, और जो है इसके अलावा बना वाटर दोनों जगह पर। हम कह रहे ठीक है बना लो, जो जो मन करे सब बना लो। यहाँ पर रिएक्शन का रेट मान लो R1, जो हमको तुमको मेन कंपैरिजन करके दिखाना है कि देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं, और यहाँ पर रेट को तुम समझो R2।
अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जितना जल्दी ये प्रोसेस होगा न्यूट्रलाइजेशन का, हम कहेंगे रिएक्शन का रेट टाइम कम लगा, मतलब रेट उतना ज्यादा है। तो हमको यही डिसाइड करना है, ये तो कॉमन है, जितना टाइम यहाँ लेगा टूटने में, यहाँ उतना ही टाइम यहाँ भी लगेगा। यहाँ डिसोसिएशन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट यहाँ पहले बन जाएगा या यहाँ पहले बन जाएगा। तो डिसोसिएशन को समझने के पहले ये समझो कि हाइड्रोजन दोनों जगह पर कॉमन है, यानी सेम साइज, लेकिन दूसरे केस में आयोडीन है बड़ा साइज, यहाँ पर क्लोरीन है छोटा साइज। अब खुद बताओ कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, ये या ये? कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? क्या कहते हो? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। साइज छोटा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। तो साइज किसका छोटा है? ये Cl था, ये I था, देख के बता। ऑफकोर्स समझ में आ रहा है कि Cl का साइज छोटा है, हम लोग क्लोरीन एटॉमिक नंबर ओनली 17, तो इसका साइज छोटा है, यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये जो डार्क कर दिया वो यही बताने के लिए कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, तो ये जल्दी टूटेगा। डिसोसिएशन यहाँ पर इसका जल्दी हो जाएगा। और अगर ये इजिली डिसोसिएट कर गया तो रिएक्शन में जल्दी चला गया। यानी हम यहाँ पर कहते हैं कि R1 का रेट जो है, मतलब R1 का वैल्यू जो है वो R2 के वैल्यू से क्या होता? ज्यादा होता। देखो कि ये तुम समझ पा रहे हो। स्टेबिलिटी को भी हम यही से कनेक्ट कर देंगे, तुम यहाँ से उस बात को भी समझ पाओगे। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने ये कहा कि अगर आप, पहले तो मैंने ये कहा कि देखो नेचर में आपको केमिकल नेचर जब आप बात करते हैं तो आप पहले ये देखेंगे कि आपका रिएक्टेंट सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अब मान लीजिए सिंपल है, जैसे यहाँ एक ही बॉन्ड यहाँ भी तोड़ना था, H और I के बीच में एक ही बॉन्ड है, HCl के बीच में भी एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है। हमको HI भी ब्रेक करना है तो यही कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, और हमको HCl भी ब्रेक करना है तो हमको यही कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है। नेचर ऑफ बॉन्ड दोनों जगह कोवेलेंट ही है, ऐसा भी नहीं कि कोई एक आयनिक और एक कोवेलेंट है, एक सिग्मा एक पाई, ऐसा भी नहीं है, दोनों सिग्मा ही बॉन्ड तोड़ना है। तो इन दैट केस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज यू कैन से इम्पॉर्टेंट। अगर बॉन्ड वीक है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, जैसा HI के केस में हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते भी HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जल्दी टूट के H+ देता है। और HCl जो है वो देर से देगा, क्योंकि उसका बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ Cl। जब हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं तो इस बात को ध्यान रखो कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो वो जल्दी चेंज नहीं होना चाहेगा, क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा फेवर करता है स्टेबिलिटी को। और फेवर करता है स्टेबिलिटी को, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो यहीं पर रुक जाना चाहेगा, वो आगे जाना नहीं चाहेगा। और तब आप कहेंगे रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, कभी ऐसा भी तो होगा कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब ये यहाँ पर डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन ये खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब आपको ऐसा होगा तो, और ये सब पढ़ोगे जब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक में जब आप करते हैं तो उस समय आप ये सब चीज देखते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है तो ये तुरंत इसमें जाना चाहेगा। या SN1 SN2 भी जब पढ़े हो टर्म 1 में तो तुम देखे हो कि अगर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का ज्यादा होता है तो रिएक्टेंट चाहता है कि हम वहां तुरंत चले जाए, और वहां पर रिएक्शन का रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है। और दूसरी जगह जहां प्रोडक्ट का कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है तो रिएक्टेंट वहां जाना नहीं चाहेगा, तो रिएक्शन का रेट जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो तुम देखो कि तुमको नेचर में ये जो केमिकल नेचर के लिए हम बात किए हैं कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, बॉन्ड कैसा है, और स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का कैसा है, फिर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कैसा है, अगर ये बात समझ में आ गया तो नेक्स्ट आप आ जाइए फिजिकल स्टेट के लिए। फिजिकल स्टेट में हम लोग ये कहते हैं कि अगर तुमको याद होगा जो टेम्परेचर वाला लेक्चर था, याद नहीं है तो तुम पिछला वीडियो जो तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 होगा, ये लेक्चर नंबर 5 है, तो लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक बार जाकर के देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक बार समझो। वहां पर देखो कोलिजन थ्योरी में आपको ये बताया था कि एक्चुअली होता ये है कि रिएक्टेंट जो आप कंटेनर में रखे होते हैं वो रिएक्टेंट, कोलिजन थ्योरी यही कहता है कि रिएक्टेंट जो है वो आपस में जब वो मूव कर रहा होता है, मेरी बात पे ध्यान से एक बार सुनो पहले, जब रिएक्टेंट मूव कर रहा होता है
तो मूव करने के समय वो एक दूसरे से टकराता है, और जिस टक्कर में, जिस कोलिजन में बॉन्ड टूट जाता है, जिसको हम लोग की इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, इसलिए बॉन्ड टूटेगा मतलब ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया, तो अब वो नया बॉन्ड बनाता है। यानी प्रोडक्ट रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन या कहिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। एंड इफेक्टिव कोलिजन उस वैसे कोलिजन को कहते हैं, यानी इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने का मतलब है आपका बॉन्ड जो है वो ज्यादा ब्रेक हुआ, तभी नया बॉन्ड बना और प्रोडक्ट बना। अब याद करो, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है कि कितने कोलिजन के बाद बॉन्ड टूटा, बॉन्ड कोलिजन में तभी टूट सकता है जब मॉलिक्यूलर स्पीड बहुत ज्यादा रहे। यानी ये आप कह सकते हैं कि दिस डिपेंड्स ऑन स्पीड। आपका स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड टूटेगा और उतना ज्यादा फिर नया प्रोडक्ट बनेगा। और स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और यू कैन से थर्मल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, यानी टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, जिसको थोड़ा और लगे कि और थोड़ा सा एक्सप्लेन हमको होना चाहिए था यहाँ पर, हम उसको यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहे, जाकर के वो पिछला लेक्चर आप एक बार फिर से देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज कहेंगे कि क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं 3 स्टेट्स के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस, तो याद करो क्लास 11 में पढ़े हो कि जब हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ रहा है, यानी थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है। गैस का थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है। गैसियस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, जबकि आप सॉलिड में कहते हैं कि सॉलिड तो हार्डली जो है वो वाइब्रेट करता है। तो तुम खुद ही ये बात समझ पा रहे होगे कि कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स में या सॉलिड में। और अगर तुम ये समझ पा रहे हो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल बी मोर इन गैसियस स्टेट, और इसीलिए जो रिएक्शन का रेट होगा, गैसियस रिएक्शन हम लोग कहते हैं हमेशा लिक्विड और सॉलिड रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट स्पीड से होगा। देखो, इस चीज को तुम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। मान लो हाथ में परफ्यूम रखे हुए, एरोसोल कोई रखे हुए हो और उसको स्प्रे करते हो, तो उसको एयर में फैलने में, फैलना मतलब डिफ्यूज होने में कितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक, मान लो यहाँ पर आपके पास वाटर का ग्लास है और आप उसमें जो है वो इंक डालते हैं, बाहर से आप एक इंक डाल दे रहे, रेड कलर का, ब्लू कलर का, कोई भी, उसको पूरा फैलने में कितना समय लगेगा? तुम कहोगे हाँ 1 मिनट 2 मिनट कुछ टाइम लगा। आई विल से ओके, देन आई आस्क कि अगर आपके पास यहाँ 1 ग्लास पानी है और आप उसमें जो है वो शुगर क्रिस्टल डालते हैं, चीनी डालते हैं, शरबत बनाना चाहते हैं, तो ये जो आप शुगर क्रिस्टल डाल रहे हैं ये सॉलिड है। अब हम पूछेंगे कि बताओ, अगर बिना तुम इसको शेक किए तुम चाहोगे कि ये सॉलिड अब डिफ्यूज हो जाए, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तुम्हारे लिक्विड में, तो ये कितना समय लगेगा? एंड योर आंसर विल बी कि इसमें समय लगेगा अच्छा खासा, 4 5 6 मिनट 10 मिनट लगेगा। हम लोग शरबत जल्दी थोड़ा इसलिए बना लेते हैं, वो 2-4 मिनट में इसलिए बन जाता है क्योंकि हम लोग जो है इसको शेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पून। और भी स्पीड हो जाएगा जब तुम इसको जो है वो ग्राइंडर में डाल करके या जूसर में डाल करके एक बार चला दोगे, तो ये और जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप और स्पीड से इसको शेक कर रहे हैं, राइट? तो यही चीज हम कह रहे थे कि जहां तुमको परफ्यूम के लिए कुछ सोचना नहीं है, वो तुरंत डिफ्यूज हो जा रहा है क्योंकि वो गैसियस फेज में है। जब इंक डाल रहे हो, लिक्विड डाल रहे हो या लेमन जूस डाल रहे हो पानी में, तो थोड़ा 1 मिनट टाइम लगता है या 30 सेकेंड तो लगता ही होगा। ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नहीं हो जा रहा कि पूरा अच्छे से आपका जो है लेमन जूस डिजॉल्व हो जा रहा है पानी में, या इंक जो है वो डिफ्यूज हो जा रहा है पानी में। और जब आप शुगर ले रहे हैं तो टाइम स्पैन या कहो जो तुम्हारा टाइम इंटरवल है, इनफैक्ट दैट इज मोर। शुगर जो है वो डिसॉल्व होगा, इट विल टेक टाइम, आपको उसको बाकायदा शेक भी करना पड़ रहा है, उसमें मूवमेंट लाना पड़ रहा है, आपको उसको डिफ्यूज करवाने में हेल्प करवाना पड़ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड है तो रिएक्शन का रेट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? अगेन आई विल से गैसियस रिएक्शन फास्टर रेट से होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड रिएक्शन, एंड दैट टेक्स प्लेस फास्टर स्पीड in comparison to
सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल हार्डली वाइब्रेट करता है, रैंडम मोशन में तो होता नहीं है जब तक कि टेम्परेचर बहुत नहीं दोगे। नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। देखो, सरफेस एरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर हेटेरोजीनियस रिएक्शन। हेटेरोजेनियस रिएक्शन, जैसा मैंने बताया, वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स एक फेज में नहीं है, सिंगल फेज में नहीं है। कोई रिएक्टेंट अगर लिक्विड या गैस है तो कोई दूसरा सॉलिड रिएक्शन है। अब वहां सरफेस एरिया का क्या रोल है, तो पहले तो ये समझो कि इफेक्ट क्या है, फिर क्यों है वो भी बात करते हैं। हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा, रिएक्शन का रेट जो है वो उतना ज्यादा होगा। अब सवाल है ऐसा क्यों होगा। हम कहेंगे देखो, हेटेरोजीनियस रिएक्शन में अगर ये आपका रिएक्टेंट है तो पूरे रिएक्टेंट के बल्क में थ्रू आउट रिएक्शन नहीं होता। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लो बात करें कि मेरे पास एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। सपोज करो हम कहें मेरे पास एसिटिलीन या इथीन, ये इथाइन हुआ, एसिटिलीन इज इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, और मेरे पास एसिटिलीन भी मान लो हम बात करते हैं, और हम कहते हैं कि हम ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल खुद सॉलिड है, ठीक है, और ये गैस है, तो ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होता है, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी इथेन, जो कि खुद भी एक गैस है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो होता है निकल के सरफेस पर। हेटेरोजीनियस रिएक्शन में जो सॉलिड आप लेते हैं, सॉलिड के सरफेस पर ही रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ये आपका सॉलिड है, अब जो भी लिक्विड या गैस है ये सिर्फ इसके इस बाउंड्री वाले पार्ट पर ही रिएक्शन करेगा, इनर बल्क में नहीं जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मान लो हम बात करें, जो तुम थोड़े फैमिलियर भी होगे, 9 क्लास में एक्सपेरिमेंट भी इससे किए होगे, कि मान लो मेरे पास जिंक है और जिंक पर हम HCl जो है वो डालते हैं, HCl लिक्विड, जिंक इज सॉलिड। तो समझ पा रहे हो कि ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स एक फेज में नहीं होगा। ये भी जानते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। अब हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होता है तो आपको पता चलता है, इफोबिसेंस उसका समझ में आता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तुम ऑब्जर्व करोगे कि अगर तुम जिंक का एक इतना बड़ा प्लेट ले रहे हो, एक चिप्स ले रहे हो इतना बड़ा, और अगर रिएक्शन का रेट जो है वो तुम्हारा है R1, और फिर तुम सेकेंड टाइम फिर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना और इसी प्लेट को अब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, ग्रैन्यूल बना दोगे, तब तो एकदम एक्सप्लोसिव, बहुत जल्दी तुमको H2 रिलीज होगा। लेकिन मान लो ग्रैन्यूल नहीं भी बनाए, तुम उसको स्मॉल प्लेट्स में कर दी, इतना बड़ा प्लेट नहीं रखे, फिलहाल तो हम यहाँ पर पाउडर लिख रहे हैं, लेकिन या ग्रैन्यूल्स लिखो, हम आते हैं उस चीज को, हम समझा रहे कि देखो हो क्या रहा है एक्चुअली। और फिर अब तुम HCl डालोगे तो यू विल फाइंड दैट रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है उसका रेट पहले के कंपैरिजन में कहीं कहीं ज्यादा होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट। अब चीजों को थोड़ा अच्छे से समझो कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, ये तुम्हारा पहले जिंक का प्लेट था, तो समझो कि रिएक्शन कहाँ हुआ होगा। HCl जो है इसके सरफेस यानी ये बाहर वाले पार्ट पर जो है, जहां जहां जिंक एटम है उस जिंक एटम के साथ रिप्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाया होगा। और कहोगे कि ये अपर सरफेस पे भी, तो हम कहेंगे हाँ देखो, अपर सरफेस कहने का मतलब अगर ये आपका सरफेस है तो सिर्फ ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, बिल्कुल भी इसके अंदर जाने का स्कोप नहीं है, सिर्फ ऊपर, अपर सरफेस। जैसे एक एग्जांपल मैं कहूं कि मान लीजिए ये है मेरे पास, तो रिएक्शन सिर्फ इसी जगह पर हो रहा है, ये बाहर वाले पार्ट में, अंदर बल्क में जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब हम इसी को स्मॉलर पीसेस में तोड़ देंगे, ठीक है, मान लो अभी हम इसको तोड़ दिए, अब देखो, पहले दिस वाज द एक्सपोज्ड सरफेस जहां रिएक्शन होता था,
इसको दो पार्ट में तोड़ दिए तो अब तो ये पार्ट भी एक्सपोज्ड हो गया और ये पार्ट भी एक्सपोज्ड हो गया। तो रिएक्शन, ये वाला जो सरफेस था ये तो था ही, अभी ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना। तो टोटल जो सरफेस एरिया है, कहते हैं पार्टिकल के साइज को अगर छोटा कर दोगे तो टोटल जो एक्सपोज सरफेस एरिया जिस पर रिएक्शन होना है वो जो है इंक्रीज कर जाएगा। इसी एग्जांपल में समझो तो, अगर हम इतने बड़े, एग्जैक्टली इतना बड़ा ही प्लेट कोशिश करेंगे बनाए, इतने बड़े प्लेट को ही मान लो हम 4 पार्ट में ही केवल डिवाइड कर देते। ये था तुम्हारा ओरिजिनल वाला, ठीक है। हम इससे 4 पीस बना रहे हैं कि इसको हम तोड़ दिए, यहाँ पर एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया मेरा, और ये चौथा टुकड़ा हो गया। तुम देखो तब भी सरफेस कितना इंक्रीज कर गया। पहले सरफेस क्या था, ये ब्राउन वाला हम दिखा रहे, बस इतना, ठीक है। और ये वाला अप और इसी के नीचे डाउन। अब देखो क्या हो गया, ये तो है ही, लेकिन इस पीस का तो ये भी पार्ट अब फ्री हो गया ना, ये भी पार्ट फ्री हो गया। वैसे इसके लिए ये तो था ही, ये तो था ही, ये पार्ट एक्सपोज्ड हो गया, ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा हो गया नीचे वाले के लिए। ये दोनों पहले से था, वैसे ही इसके लिए ये पहले से है, ये पहले से है, लेकिन ये पार्ट जो अंदर साइड वाला, ये पार्ट तो तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया। तो सरफेस एरिया हम लोग कहते हैं जितना छोटा, मान लो तुम्हारे पास ये गिवन मास था 5 ग्राम जिंक का, इसको तुम छोटा छोटा पाउडर के फॉर्म में कर दिए हो, तो अब सरफेस एरिया, फ्री सरफेस एरिया विल बी मोर। अब तुमको ये पूरा घूमना है। ये ना सरफेस एरिया का फंडा सिर्फ यहीं पर नहीं है, सरफेस एरिया का फंडा जो है वो बॉडी में भी है। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ोगे, सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ोगे इसके बाद तो पढ़ोगे। हमारे लंग्स का जो एल्वियोलाई भी होता है ना, एल्वियोलाई भी देखोगे लंग्स में, एकदम लोग ऐसा दिखाते हैं, दिखाते क्या, ऐसा होता है इतना छोटा 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 छोटा। वहाँ क्वेश्चन भी होता है कि एल्वियोलाई जो है वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में एल्वियोलाई लंग्स क्यों डिवाइड है, एल्वियोलाई के फॉर्म में क्यों डिवाइड है। तो वो उसके पीछे का कारण यही है, ताकि ये सारा इतना, अगर मान लो इसके जगह पर एक ही ऐसा होता एयर सैक, इतना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं होता, एल्वियोलाई जिसको कह रहे छोटा छोटा एयर सैक नहीं बनाता, तो क्या होता, तो यहाँ बस इतना ही सरफेस एरिया होता, तो ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता। अभी फिलहाल सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है छोटे छोटे एल्वियोलाई होने से, और इसीलिए ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है। अगर आप पूरा होल पोटैटो लेकर के, सपोज करो किसी दिन मन करे कि सब्जी बनाएंगे और किसी दिन मन करे कि नहीं उसको हम थिन स्लाइस, और थिन, और एक तरह से कहो कि स्मॉल, उसका हम स्लाइसेस कट करें और उसका हम सब्जी बनाएं, या बहुत छोटा छोटा पीस कर ले उसका सब्जी बनाएं, तो जितना छोटा पीस कर लोगे ना वो उतना फास्ट जो है वो उसका कुकिंग हो जाएगा। क्यों लोग बोलते हैं अनियन वगैरह जो है या गार्लिक वगैरह जो है, ऐसे तुमको उसको गलाने में इट विल टेक मोर टाइम, गलता भी नहीं है जल्दी, लेकिन उसी चीज़ को जब आप ग्राइंडर में चला करके उसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं, यानी क्या कर रहे हैं आप, वो जो फाइन पेस्ट आप बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप सरफेस एरिया इंक्रीज करवा रहे हैं, कुकिंग पूरा हीट के लिए वो एक्सपोज्ड हो जा रहा है, उसका इनर बल्क भी, और जो है कुकिंग प्रोसेस आपका जल्दी हो जा रहा। तो खैर याद आप ये रखेंगे कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत फास्टर होगा। अब इसके बाद बचता है सिर्फ एक फैक्टर, और उस फैक्टर को हम यही इसलिए बात कर देंगे, उसको अभी अगले लेक्चर के लिए अब खींचेंगे नहीं, क्योंकि फैक्टर बड़ा छोटा सा है और फैक्टर जो है वो सारे रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। द फैक्टर वाज, याद करो क्या एक फैक्टर छूट गया, सारा फैक्टर एक बार रिकॉल करो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या बोले थे याद करो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंस वैसे रिएक्शन के लिए है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, जो लाइट के वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन हो, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो दे रहे हैं आप बाई फोटॉन्स, फोटॉन्स के थ्रू आप वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो हम कहें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करता है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये कंबाइन करके बनाता है HCl।
यहाँ से तुमको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ कंबाइन करके 2 मोल HCl देता है। अब तुमसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि इस कंडीशन को जरा कंसीडर करो। ऐसे तुमको देख करके क्या लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर हम हाइड्रोजन को डबल कर दें तो HCl डबल बनना चाहिए, मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाना चाहिए। क्लोरीन को डबल करे तो भी रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। तुमको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मान लो हमको कोई ऐसा कहे कि हम हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को डबल नहीं किए, हम 50 टाइम्स कर दिए। पहले मान लो 1 मोलर ले रहे थे हाइड्रोजन का, तो इसका 2 मोल बनता था सपोज करो 1 आवर में, केवल समझो। अब हम उसी 1 आवर में जानना चाहते हैं कि HCl कितना बनेगा। हम कंसंट्रेशन को 1 के कंपैरिजन में कर दिए 50 मोल। और तुम पढ़े हो रेट लॉ कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं कि इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो 50 टाइम्स होने से रिएक्शन का रेट भी 50 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए था। यानी ये जो है 1 घंटे में 2 मोल के बजाय अभी उसी 1 घंटे में इसको 50 टाइम्स यानी 100 मोल HCl बनना चाहिए था। लेकिन हमको बताओ, अगर हम 50 मोल हाइड्रोजन ले ले और 500 मोल Cl2 ले ले, लेकिन हम लाइट दे ही ना पाए, तो क्या HCl बनने लगेगा? यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन जब तक टूटेगा नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म है ये टूट करके जब तक एटॉमिक फॉर्म आएगा नहीं, दोनों का ड्यूप्लेट इसका और इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा, नया बॉन्ड कैसे बनेगा? और ये जो डिस्टर्ब हो रहा है तो इसके लिए जो एनर्जी है वही एनर्जी तो हम लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं। हम कह रहे मेरे पास लाइट है ही नहीं, इंटेंसिटी है ही नहीं, लाइट का ब्राइटनेस है ही नहीं, एकदम आज डल लाइट है, क्लाउडी वेदर है, और हम हाइड्रोजन और क्लोरीन बढ़ाए जा रहे हैं कि लो और हाइड्रोजन लो और क्लोरीन लो, और HCl क्यों बन नहीं रहा, हम परेशान है। तो केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन रखने से तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ही रहेगा। HCl बनने के लिए आपको उस बॉन्ड को तोड़ना है, आपको इस बॉन्ड का जो इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी, यू विल हैव टू प्रोवाइड। और वो एनर्जी मिल रहा था सनलाइट से, तो अगर सनलाइट ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर सनलाइट का इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो ये जल्दी जल्दी टूटेगा, और ये जितना जल्दी टूटेगा आपको HCl उतना जल्दी मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होता है, यानी जितना फास्टर इफेक्टिव कोलिजन, उतना फास्टर आपका बॉन्ड टूटा और उतना जल्दी नया प्रोडक्ट बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड बनना मतलब प्रोडक्ट बनना। तो इसीलिए कहते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है that is directly proportional to intensity of light। ये I is here for intensity of light। ये जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट, फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। होप सो कि तुम फैक्टर्स अच्छे से समझ गए होगे। अब एक चीज ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए मैंने कहा था कि जब हम लोग टेम्परेचर को 10 के मल्टीपल में रेज नहीं करते हैं और तब टेम्परेचर कैसे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, उसके लिए एक इक्वेशन है आपके सिलेबस में, आर्हेनियस इक्वेशन। हालांकि CBSE टर्म 2 से ये डिलीट हो गया है, लेकिन उसको बात करेंगे। पहले जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको पढ़ा ले, लेकिन उसको बात करेंगे आगे, उसको बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में अगला टॉपिक बात करेंगे। फैक्टर्स जो है वो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.